वेलकम बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन। नमस्कार, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 1। अब पिछला हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको 11वें लेक्चर में, जो आपका आखिरी लेक्चर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, उसमें आपको दिया था। आज फिर से उन चीजों को रिपीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर लेके आया हूं मैं, और जिस सीक्वेंस में हम कहे थे उसी सीक्वेंस में हम पढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे लेक्चर्स की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी तो थी ही थी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और कोशिश मैं करूंगा कि क्वांटिटी बढ़ाने पे क्वालिटी खराब ना हो। तो शुरू करते हैं। और आपको पता होगा सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं? यस सर, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता था? वेयर solute particles where solute particles dissolve completely in the solvent and their composition remain same throughout the solution। मतलब सर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएं, पूरी तरह घुल भी जाए, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसा घुले कि बराबर बराबर हो, जैसे शरबत। जैसे एग्जांपल था अपना शरबत की। भैया बीकर में अगर हम क्या ले लिए, पहले पानी ले लिए, पहले क्या ले लिए? पानी ले लिए, और उसमें हमने डाल दिया क्या? सॉल्यूट। उसमें डाल दिया क्या? सॉल्यूट। तो हमारा जो शरबत बनेगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, शरबत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे? पता नहीं, है ना। शरबत जो बनेगा उसको हम लोग स्वीट वाटर बनेगा हमारा, है ना। तो वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन। और जितना हम पिएंगे, पहला सिप में जितना मीठा लगेगा उतना बीच के सिप में मीठा लगना चाहिए, उतना ही आखिरी के सिप में मीठा लगना चाहिए। सिप मतलब जानते हो ना, पीना, घूट घूट, है ना, घूट। तो ठीक है। तो हाँ, कहाँ थे? वापस आ जाओ। शरबत पियेंगे तो बराबर बराबर लगेगा, ठीक है। अगर ज्यादा चीनी घोल दोगे नीचे बैठ जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है, बाद में चीनी खा जाओगे, है ना, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गई। अच्छा सर, कैसे पता करते हैं? तो बहुत बेसिक चीजें हैं। कैसे पता करते हैं कि सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, आज कंसंट्रेशन टर्म भी हम लोग करने वाले हैं। सॉल्यूट कौन होता है? देखो बेटा, पहली बात तो ये, पहला केस अमाउंट पे देखा जाता है। अमाउंट पे, जिसका अमाउंट जिसका ज्यादा वो आपका कहलाता है सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम वो आपका कहलाता है सॉल्यूट, ठीक। दूसरा कि भैया आपके फेज पर देखा जाता है, फेज पे देखा जाता है। मान लो हमारा जो सॉल्यूट का फेज है वो है हमारा, नहीं अभी रुको, अमाउंट अगर सेम हुआ, अगर सर अमाउंट सेम हो गया, सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, मतलब कि 10 ग्राम चीनी मिला दी 10 ग्राम पानी में, वेट तो कर सकते हैं ना पानी को। अब यार समझो, भी समझाते हैं। जैसे 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 पानी में ही पानी को मिलाते हैं, एल्कोहल में पानी को मिलाते हैं। तो 5 ml हमने एल्कोहल ले लिया, 5 ml ही पानी ले लिया। अब किसको सॉल्यूट माने, किसको सॉल्वेंट माने, है ना। तो सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट के बराबर हो जाए तो आप देख लो फेज क्या है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेज क्या है, और सॉल्यूशन का जो बन रहा है उसका फेज क्या है। जैसे अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, अगर मैं चीनी ले लूं तो कैसी है? सॉलिड। कैसी है? सॉलिड। सॉल्वेंट कैसा है? वाटर। कैसा है? वाटर। और जो सॉल्यूशन बना है वो कैसा है? सॉल्यूशन जो बना है वो कैसा है? वो भी तो सर वाटर मतलब लिक्विड है। और जो सॉल्यूशन बना है वो भी कैसा है? लिक्विड। तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अगर अमाउंट अगर सेम हो जाए तो जिसका फेज सेम हो उसको मान लो सॉल्वेंट। मतलब सर यहाँ पे चीनी और पानी अगर किसी भी तरीके से अमाउंट उनका सेम भी हो जाता है तो हम चीनी को नहीं मानते। किसका फेज सेम जा रहा है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फेज सेम जा रहा है, सॉल्वेंट को हम लोग सॉल्वेंट का जिस, अब एक कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 मान लो, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, दो कंपोनेंट मिला के किया, दोनों का कंपोनेंट का मास, वेट या फिर ml सेम था। भैया किया ये कि अब किसको पता करें कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, किसको किस में डालें, किसको किससे निकालें। तो जिसका फेज सेम हो जाए, आपकी जो प्रोडक्ट बन के आए, जो सॉल्यूशन बन के आए, उससे अगर आपका सेम हो जाए
तो उसको हम लोग लेंगे सॉल्वेंट, उसको हम लोग लेंगे सॉल्वेंट। अच्छा सर, कहानी एक ये भी है, कहानी एक ये भी है, एक चीज और यहाँ पे रहेगी आपके साथ, तीसरा नंबर, जिसमें जिसको डालें, जिसमें जिसको डालें। जैसे मान लीजिए अभी मैंने अल्कोहल वाला एग्जांपल लिया था कि मैंने डाला अल्कोहल 5 ml और 5 ml ही आपका पानी था, 5 ml ही आपका पानी था। यहां तो जो सॉल्यूट होगा वो भी लिक्विड है, यहां तो जो सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो भी लिक्विड है। तो अब यहाँ पे क्या करें सर, किसको माने क्या माने? तो देखो भैया, जिसको जिसमें डालोगे, देखो अगर मान लो तुमने अल्कोहल नीचे ले लिया बीकर में पहले और पानी तुम ऊपर से डाल रहे हो, तो पानी को मैं सॉल्यूट ले लूंगा, अल्कोहल को मैं सॉल्वेंट ले लूंगा। और अगर तुमने अल्कोहल को नीचे रखा है, पानी ऊपर से डाल रहे हो, तो मैं पानी को सॉल्यूट ले लूंगा और अल्कोहल को सॉल्वेंट ले लूंगा। समझ गया ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक। अगर मतलब जिसमें जिसको डालेंगे, जिसमें डालेंगे वो सॉल्वेंट, जिसको डालेंगे वो सॉल्यूट। जिसमें डालेंगे, डालेंगे ये तो तुम लोग समझ जाओगे, जिसमें डालेंगे उसको सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसको डालेंगे, आप लोग समझदार हो, जिसको डालेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, और इसको कहेंगे सॉल्यूट, इसको कहेंगे सॉल्यूट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसको। तो उम्मीद है तीन चीजें हैं, अमाउंट अगर कम ज्यादा है तो जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट, अमाउंट अगर बराबर है तो फेज देख लेंगे, फेज जिसका सेम हो रहा है, और मान लो अगर फेज भी सेम हो जाए फिर ये देखेंगे जिसको जिसमें डाला है, जिसमें डाला है वो सॉल्वेंट, जिसको डाला है वो सॉल्यूट। ऐसे आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपको पहचानना आ जाएगा कि किसको सॉल्वेंट कहें किसको सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप यही नहीं समझ पाओगे कि किसको सॉल्वेंट कहें किसको सॉल्यूट, तो कैसे काम चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा? तो फिर से बता रहा हूं कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके किसी का ज्यादा अमाउंट है, किसी का, जिसका दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, फिर सुन लो, दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट। अमाउंट अगर सेम हो गया तो फेज देखेंगे कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका फेज सेम है। दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 सॉलिड है, कंपोनेंट 2 लिक्विड है, और सॉल्यूशन जो बना है वो लिक्विड है। तो हम कंपोनेंट 2 जो है उसको हम सॉल्वेंट मानेंगे, कंपोनेंट 2 जो है उसको हम लोग सॉल्वेंट मानेंगे। अगर किसी हालत में फेज भी सेम हो जाए तो फिर ये देखेंगे कि किसको किसमें डाला है, किसको किसमें डाला है। बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन कई बच्चों को ये भी तकलीफ होती है ढूंढने में, समझने में, कि भैया क्वेश्चन के अंदर किसको सॉल्यूट माने किसको सॉल्वेंट माने। तो क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ, कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ, और इसमें छोटी मोटी चीजें और भी होती हैं, आपको बताते रहेंगे, है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हाँ, कंसंट्रेशन टर्म एक बार इधर लिख देते हैं सारे, फिर एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या थे ये, फॉर्मूला, फॉर्मूले, फॉर्मूले टू, फॉर्मूले टू स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है आपका कंसंट्रेशन टर्म का मतलब। कुछ फॉर्मूले होंगे जिनकी मदद से हम लोग सीखेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, कि जिनकी मदद से हम लोग ये सीखेंगे कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट आपका सॉल्यूट का है, कितना अमाउंट आपका सॉल्वेंट का है, और उससे मिलके सॉल्यूशन कितना बना है, उससे मिलके सॉल्यूशन कितना बना है। तो पहला होता है आपका, पहला होता है आपका परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज W बाई W। दूसरा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई W। तीसरा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। चौथा होता है ppm। पांचवा होता है ppb। छठा होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी। सातवां होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी। आठवां होता है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। नवा होता है
नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। 10वां होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और 11वां होता है आपका स्ट्रेंथ, 11वां होता है आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। तो ये चीजें हैं, है ना। इसको हमने एक बार इधर लिख दिया यहाँ पे। अब एक एक करके इनको हम समझाएंगे आपको, ठीक है, एक एक करके समझाएंगे। पढ़ते हैं हम लोग। पहला पढ़ते हैं परसेंटेज W बाई W। पहला पढ़ते हैं परसेंटेज W बाई W। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सर वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और मल्टीप्लाई कर दें अगर इसको 100 से, तो हमारा वॉल्यूम सॉरी वेट बाय वेट का रेशियो आ जाएगा, वेट बाय वेट का परसेंटेज आ जाएगा इसको। अच्छा, यहाँ पे वेट हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या वेट और मास हम लोग किसी को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे? यस सर, हम लोग वेट और मास किसी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ पर इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। मास की बात वहां होती है, असल में मास की बात वहां होती है जहां पे आपके वो होते हैं, स्पेस की बात होती है, जहां पे ग्रेविटी नहीं होती। और जहां पे ग्रेविटी होती है वहां पे वेट की बात होती है। तो यहाँ पे धरती पे कहीं ऐसा है ही नहीं कि ग्रेविटी नहीं है। तो जो आपका मास है वही आपका वेट है, जो आपका वेट है वही आपका मास है। लेकिन आप अंतरिक्ष में जाओगे तो आपका वेट जो है वो मास नहीं रह जाएगा। आपका वेट जो यहाँ पे था 60 केजी, शायद अंतरिक्ष में जाओगे तो 20 केजी या फिर 30 केजी या फिर कुछ रहे या ना रहे कुछ पता नहीं, है ना। या फिर किसी और ग्रह पे जाओगे तो वहां की ग्रेविटी दूसरी होगी, वहां की ग्रेविटी दूसरी होगी। जैसे आपको मैं बताऊं कि मून, अगर हम यहाँ से कोई इंसान मून पे जाता है तो उसका वेट जो होता है वो 1/6 हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर तुम 60 केजी के थे तो वहां पे जाके तुम 1/6 हो जाओगे, 1/6। इतना मास घट जाता है, इतना मास घट जाता है। मतलब कि नापने में चीजें घट जाती हैं, नापने में चीजें घट जाती हैं। ये जो आपका वेट है ना, कुछ नहीं है बेटा, एक तरीके का फोर्स है, एक तरीके का फोर्स है। आप लोग जानते हो, थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना। ठीक, तो क्या यहाँ पे वेट ले सकते हैं, मास भी ले सकते हैं? यस सर, इसको मैं मास भी बोल सकता हूँ, इसको मैं मास भी बोल सकता हूँ। और W बाई W में जो ऊपर वाला W है, पहला W है, वो स्मॉल लेटर है। क्या है? स्मॉल लेटर है। और जो दूसरा W है वो है आपका कैपिटल लेटर। क्या है आपका? कैपिटल लेटर। अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे पास 10% W बाई W सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब समझाओ बच्चा, इसका मतलब समझाओ बच्चा, है ना। तो तुम उससे कहना कि बच्चा इधर देखो, कि इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है डिसॉल्व किया गया है, डिसॉल्व किया गया है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब सर ये 100 ग्राम क्यों लिया? परसेंटेज की बात हो रही है, तो परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 100%। तो उसको हम ग्राम के बराबर इक्विवेलेंट मान रहे हैं, ग्राम के बराबर इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। मतलब कि 100% इक्वल टू 100 ग्राम, 100% इक्वल टू 100 ग्राम। तो यहाँ पे सॉल्यूट तुम्हारा 10 ग्राम, सॉल्यूशन तुम्हारा 100 ग्राम। और अगर कोई सॉल्वेंट की बात पूछ लेगा तो हम यहाँ पे कह देंगे कि वो है अपना 90 ग्राम। कितना है? 90 ग्राम। अच्छा, ये तो हुआ हमारा पहला, ये तो हुआ हमारा पहला। सर इसका कोई एग्जांपल है क्या कि वेट को वेट में मिलाया जाता हो? यस सर, एग्जांपल्स हैं आपके एलॉयज, एलॉय, एलॉय हैं सर, एलॉय। इसको मिलाया जाता है, जैसे आपकी स्टील होता है, ब्रास होता है, या फिर ब्राउन्स होता है, ब्राउन्स, ब्राउन्स, स्टील या फिर ब्राउन्स, स्टील या फिर ब्राउन्स जो होता है। अच्छा, स्टील पता है किन चीजों से मिलकर बनता है? ब्राउन्स। स्टील मुझको जितना याद आ रहा है कार्बन से मिलकर बनता है, आयरन से मिलकर बनता है, कॉपर भी थोड़ा बहुत होता है, कॉपर या फिर निकल, कॉपर भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये होता है एलॉय। एलॉय में जो चीजें भी मैंने बोला स्टील में, वो सब सॉलिड है कि नहीं है? ये सब सॉलिड है। तो उनको पिघला के आपस में ब्लेंड किया जाता है, जैसे सोने को पिघलाया जाता है, आपस में ब्लेंड किया जाता है, पिघला पिघला के, और उनका एक रेशियो फिक्स रहता है। इस वजह से उनको बोल दिया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोल दिया जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या है सर? दूसरा क्या है? दूसरा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ये वेट बाई वॉल्यूम है, ये वेट बाई वॉल्यूम है, ये वेट बाई वॉल्यूम है। हाँ, वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है? इधर देखो आके, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि वेट या फिर मास, दोनों में से कोई भी लिख दूं। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको मैं कहूं और 100 से इंटू करवा दूं तो ये अपना परसेंटेज निकल आएगा। क्या निकल आएगा? परसेंटेज। और अगर कोई कहे मेरे से, कि यहाँ पे तुम्हारे 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, इसका मतलब समझाओ, तो मैं उससे ये कहूंगा कि भैया मेरे पास 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर इसका कोई एग्जांपल है? यस सर, इसका भी एग्जांपल है आपके पास। अभी तो बताया था शरबत। क्या बताया था? शरबत। तो घोल किसको रहे थे? चीनी को। और चीनी क्या थी? सॉलिड। चीनी क्या थी? सॉलिड। चीनी आपकी सॉलिड, पानी आपका लिक्विड, घोल के मिल के बना दिया क्या? सॉल्यूशन। जो भी वो क्या था? वो भी लिक्विड था। शरबत आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस चीज का। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे वाले आपको बताना शुरू करते हैं, है ना। तीसरा है आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 अगर मैं कर दूं तो आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकल आता है। अगर कोई कह रहा है कि 10% तुम्हारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है? याद रखना, आगे वाला वॉल्यूम जो है वो स्मॉल लेटर है, पीछे वाला वॉल्यूम जो है वो कैपिटल लेटर है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? कि 10 ml ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका कोई एग्जांपल है सर? यस सर, इसका एग्जांपल है अल्कोहल प्लस वाटर। क्या है? अल्कोहल प्लस वाटर, इसका एग्जांपल है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। 90 ml हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट। 90 ml हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं चौथा वाला, पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही आसान है बेटा, पीपीएम पार्ट पर मिलियन। कोई मुझको ये बता दो कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं? क्योंकि ये नहीं बता पाए तो कमा कहाँ पाओगे मिलियन में? हमारे तो व्यूज नहीं हो रहे हैं मिलियन में, है ना। हाँ, तो बताओ कमा पाओगे? अबे मिलियन में कमाना है कि नहीं कमाना है? हैं? मिलियन में अगर कमाना है तो हो जाएगा 10 की पावर 6। बताए 6 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 6। तो 10 की पावर 6 मिलियन होता है। क्या होता है ये? मिलियन। अगर कोई पूछा कि पार्ट पर बिलियन बताओ तो बताओ क्या करना चाह रहा है। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 नहीं, इस बार 10 की पावर 6। जो आप पिछले भी निकाले हो परसेंटेज के हिसाब से निकाले हो। किसके हिसाब से निकाले हो? परसेंटेज के हिसाब से निकाले हो। और यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं मिलियन के हिसाब से। तो इस बार 100 की जगह क्या कर देंगे? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई। 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई। अच्छा, कोई कह दे कि हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 10 पीपीएम है। हमारे पास 10 पीपीएम है। तो इसका मतलब समझाओ बेटा, इसका मतलब समझाओ। तो मैं उससे ये कहूंगा कि तुम्हारे पास 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 10 की पावर 6 हेलो 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों सर ऐसा कैसे बोल दिया? अरे भाई अभी वो परसेंटेज की बात कर रहे थे तो सॉल्यूशन को 100 ग्राम ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? तो यहाँ पे जब मिलियन की बात करें तो सॉल्यूशन को क्या लेंगे? 10 की पावर 6 ग्राम, 10 की पावर 6 ग्राम। अच्छा, इसके बाद पांचवा देखो, पांचवा पीपीबी पार्ट पर बिलियन। ये क्या होता है सर? देखिए जरा,
वही है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इस बार 10 की पावर 6 नहीं, इस बार 10 की पावर 9 रहेगा। और याद कर लीजिए बिलियन में आपको कमाना है, मिलियन में आपको कमाना है, तो ये वैल्यूज लिख लो बेटा। बताएं मेरी मम्मी ठीक ठाक है पढ़ने में, है ना, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं। तो उनको मैं कहता रहता हूँ कि मम्मी बड़ी बड़ी गिनतियों को जोड़ घटाना अच्छे से सीख लो, गिनती गिनना सीख लो, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको, ज़रूरत पड़ेगी। तो कहती हैं क्यों भैया? तो उनको समझाता हूँ हंस के कि मेहनत कभी ना कभी तो रंग लाएगी, मेहनत कभी ना कभी तो रंग लाएगी, और जब रंग लाएगी तो मेरी मम्मी खुश होंगी, मैं खुश होऊंगा, मेरे से जुड़े हुए सारे लोग खुश होंगे, आप खुश होगे, क्योंकि आपकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। आप बहुत खुश होगे, मैं सच बात बताऊं, आप लगता है दुनिया में कि एक दूसरे से लोग जलते हैं, नहीं जलते हैं, आप बहुत प्यार करते हो मेरे से, आप बहुत प्यार करते हो मेरे से। आप हो तो हम हैं, आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। आप मेरे शॉर्ट्स देखते हो, सारा प्यार आप ही के लिए, तुम ही हो, तुम ही हो, है ना। कहाँ भैया, एक बच्चा हंस रहा था सर, उसमें पैर आपने 3 बना दिए। भाई मेरे आदत है यार, मैं कभी क्लास में भी ऐसे कार्टून बनाता हूँ ना, 3 पैर बन जाते हैं, सीधी एक सीधी लाइन खींचते हैं यहाँ पे ऐसे, और ये मुंह बना दिए, और ये हाथ और ये पैर 2 बना देता हूँ, ये भूल जाता हूँ कि भैया इसको मिटाना भी होता है ना। चलो कोई बात नहीं, हट पागल मेरा बच्चा, मैं छोटा सा बच्चा मैं बनाता हूँ, उस पर हंसा ना करो बेटा, बाल देखे थे कितने अच्छे थे उसके, है ना। तो ये इतना नोट करो। अच्छा, कोई हमसे कह देगा कि 10 पीपीबी है तुम्हारे पास, 10 पीपीबी है तुम्हारे पास, इसका मतलब समझाओ, तो कह देना रुको हम तुमको बताते हैं, बहुत दिमाग खराब तुम्हारा। तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो तुम्हारा प्रेजेंट होगा इन 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसको नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम लोग मोलैलिटी और मोलैलिटी पे जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार चीज आने वाली बेटा, बहुत ही मजेदार चीज आने वाली, देखते रहिएगा, देखते रहिएगा। इसके बाद छठा जो है आपका मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होना चाहिए आपका लीटर में। किसमें होना चाहिए? लीटर में। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यूनिट होती है। वॉल्यूम आप जानते होंगे, अगर 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है सर? 1000 ml होता है। और ml को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सीसी, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। तो ये आप याद ही रखेंगे। और 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं ये तो आपको याद ही होगा, और कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं ये भी आपको याद होगा। तो ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने लिए छोड़ दीजिए, इसको आप खुद भरिए, इसको आप खुद भरिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अरे भाई बहुत बड़ी बात नहीं है बे, कर लोगे ना, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कह रहा है कि 1 मोलर सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, 1 मोलर सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, तो इसका मतलब क्या है? इसको बोल देना कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। बस इतना सा है, कुछ इसमें खास नहीं है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए 1 मोलर क्या होता है। फिर इसके आगे सातवां देखो इसी जैसा है, मोलैलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैलिटी। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, है ना। मोलैलिटी का क्या है सर? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या जाएगा सर? मोलैलिटी का फॉर्मूला जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही रहेगा, लेकिन इस बार मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ये पहला कंसंट्रेशन टर्म आया है जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन नहीं है,
सॉल्वेंट है जिसको लोगे केजी में, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। और इसी को बताओ कितना हम mg में लिखेंगे, या फिर इसी को बताओ, ठीक है, इतना काफी। ये आपके लिए थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अच्छा, कोई कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 मोलल सॉल्यूशन है, मोलल सॉल्यूशन है, तो ला नहीं रहा हूं बे, 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब बताओ। तो मैं कहूंगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, मैं बहुत धीमे धीमे करा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बहुत स्मार्ट बच्चे तो ये वीडियो नहीं देखेंगे, भोले वाले बच्चे जिनको कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा, या फिर जिनके साथ कोचिंग धोखेबाजी कर रही है, उनके लिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, है ना। और फ्री में करने को तैयार हूँ, फ्री में कर रहा हूँ। तो आप प्लीज मेरी मेहनत को यहाँ पे बेकार मत जाने देना, प्लीज मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना, ठीक है। आइए 8वें वाले की तरफ बढ़ते हैं। 8वां वाला फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी ये क्या होता है सर? यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ, सेम रहेगा, बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट, फॉर्मूला मास यूनिट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इनटू, सॉरी 100 नहीं, इतना परसेंटेज थोड़ा निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपका किसमें होगा? लीटर में। किसमें होगा? लीटर में। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि सर फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला मास यूनिट क्या होता है? ये आपका होता है मोल्स के बराबर, मोल्स के बराबर। जैसे सर मैं NaCl की बात करूंगा, यही लिख देता हूँ, NaCl की बात करूंगा तो मैं उसमें मोल्स की बात नहीं, मैं फॉर्मूला मास की बात करूंगा, फॉर्मूला मास यूनिट की बात करूंगा। इतना जान लो, याद है? याद है तुम लोग को? फॉर्मूला मास पढ़ाया था, फॉर्मूला मास पढ़ाया था आयनिक कंपाउंड के लिए। तो फॉर्मेलिटी, सॉरी मोलैरिटी, मोलैरिटी जो है वो आपके सेम टू सेम है फॉर्मेलिटी के, फॉर्मेलिटी के। बस फॉर्मेलिटी में आयनिक कंपाउंड को रखा जाता है। फॉर्मेल, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि भाई बताओ नमक में, नमक को घोला हमने पानी में, नमक को घोला हमने पानी में, तो क्या तुम निकालना चाह रहे हो? तो उसकी फॉर्मेलिटी भी निकलती है, उसकी फॉर्मेलिटी भी निकलती है, क्योंकि नमक क्या है? आयनिक कंपाउंड है। नमक क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो सॉल्यूट ऑफ, सॉल्यूट ऊपर रखना है, फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ सॉलिड, फॉर्मूला मास यूनिट क्या है? मोल्स है भाई, कुछ कंफ्यूज ना हो यार, फॉर्मेलिटी कोई बताता ही नहीं है। फॉर्मेलिटी आपका मोलैरिटी के बराबर है, फॉर्मेलिटी आपका मोलैरिटी के बराबर है। बस फॉर्मूला मास हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जिसको हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए प्रेफर करते हैं, जिसको हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए प्रेफर करते हैं। अच्छा, फॉर्मेलिटी निकाल के क्या उसको मोलैरिटी बोल सकते हैं? कई बुक्स में यही होता ही है, निकालते फॉर्मेलिटी बोलते मोलैरिटी। तो कोई डिफरेंस की बात नहीं, लेकिन हाँ आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम सबसे बड़ी चीज पे बढ़ रहे हैं, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी सिखाने के लिए आपको हमें टाइम देना पड़ेगा, आपको हमें टाइम देना पड़ेगा। इसको नोट करिए, मैं मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, नॉर्मेलिटी समझाने से पहले, नॉर्मेलिटी समझाने से पहले आपको मुझको कुछ बताना है, जो कि एक चीज है एन फैक्टर। क्या है? एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या होता है? देखो बेटा, एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए क्या होता है? देखो जरा, एसिड के लिए होता है कि कितना वो H+ रिलीज कर सकता है, वो होगा उसका एन फैक्टर। बेस के लिए होता है कितना OH- रिलीज कर सकता है, वो होगा उसका एन फैक्टर। सॉल्ट के लिए कैटाइनिक और एनाइनिक, दोनों में से कोई एक ले लो, कैटाइनिक और
एनायनिक चार्ज जो भी हो आपका, वो होगा आपका सॉल्ट का एन फैक्टर, सॉल्ट का एन फैक्टर। जैसे मैं तुमको दिखाऊं तो H2SO4 का एन फैक्टर बताएं क्या हो सकता है? एन फैक्टर इसका 2 भी हो सकता है, एन फैक्टर इसका 1 भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे बेसिसिटी और एसिडिटी से कंफ्यूज मत हो जाना। अगर इसी की कोई तुमसे बेसिसिटी पूछे, क्योंकि एसिड की बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी पूछेगा तो वो वैल्यू होगी 2। बेसिसिटी क्या होता है सर? H प्लस का रिलीज, कितने H प्लस रिलीज कर सकता है। तो ये क्या है डिफरेंस सर? देखिए, बेसिसिटी इट इज अ यूनिवर्सल वैल्यू, इट इज अ यूनिवर्सल वैल्यू, ये कभी भी किसी एसिड के लिए चेंज नहीं होती। मतलब कि H2SO4 के लिए अगर 2 है तो 2 ही रहेगी, लेकिन एन फैक्टर की जो वैल्यू है वो डिफर होती है, वो नॉन यूनिवर्सल होती है। क्या होती है? नॉन यूनिवर्सल। नॉन यूनिवर्सल मतलब ये चेंज होगी, वेरिएबल है। यस सर, ये वेरिएबल है। वेरिएबल है, किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी आपकी रिएक्शन पे, डिपेंड करेगी आपकी रिएक्शन पे। जैसे कि अगर मैं आपको एक रिएक्शन दिखाऊं, Na2, सॉरी, मैं आपको दिखा दूं मैं आपको दिखा देता हूं रिएक्शन NaOH की और साथ में H2SO4 की। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4 प्लस वाटर बन जाएगा। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? एसिड है। और ये क्या है? सॉल्ट है। आप तो जानते होगे एसिड बेस रिएक्शन। अगर इसी को मैं फिर से लिख रहा हूं NaOH, अब इसकी मैं फिर से रिएक्शन करवा रहा हूं H2SO4 से, इस बार सॉल्ट मेरा अलग बनेगा, NaHSO4 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ये क्या है सर? ये भी तो सॉल्ट है। यस, ये भी सॉल्ट है। ये और इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे H है। वाटर क्या होता है? वाटर H2 होता है, वाटर आपका H2 होता है। आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो, दोनों आपस में, दोनों ही इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी। तो यहां से दिख रहा है कि एसिड ने अपने दोनों H प्लस रिलीज कर दिए। यस सर। और यहां से एसिड ने केवल और केवल अपना एक H प्लस रिलीज किया है और एक हमारा यहाँ पे रह गया। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई या फिर हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाई या फिर हाइड्रोजन सल्फेट। तो एन फैक्टर आपको समझ में आया कि एसिड का क्या होता है। जैसे अब मैं बात कर ही लूं तो मैं HCl की बात करूंगा तो इसका एन फैक्टर 1 ही होगा। H2SO4 की बात करूंगा तो इसका एन फैक्टर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर मैं H3PO4 की बात करूंगा तो इसका एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। मतलब जितने ज्यादा H होंगे उतनी ज्यादा उनकी लगने की हटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, लगने की और हटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये होता है एन फैक्टर। बेसिसिटी इज अ यूनिवर्सल वैल्यू एंड दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो ये एन फैक्टर्स को नोट करिएगा। आपको बेस का भी फिर समझाते हैं और सॉल्ट का भी बताते हैं, फिर आपको हम नॉर्मेलिटी समझा के आज की क्लास खत्म करेंगे। ठीक है। तो आइए, सारा मिटा दिया मैंने तो। हाँ, तो एन फैक्टर बेस के लिए क्या हो जाएगा? कितने वो OH माइनस रिलीज कर सकते हैं। जैसे NaOH की बात करूं तो इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा। MgOH होल ट्वाइस की बात करूं, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। AlOH होल थ्राइस, इसका क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अच्छा, बेस की होती है एसिडिटी, एसिडिटी की इनकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी, इनकी रहेगी 2, इनकी रहेगी 3। ये चेंज नहीं होगी, ये यूनिवर्सल है। ये क्या है? यूनिवर्सल है। और ये आपकी ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये डिपेंड करेंगी किस पे? रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करेंगी? रिएक्शन पे डिपेंड करेंगी। अच्छा सर, ठीक, बहुत बढ़िया। सॉल्ट का क्या बताया? सॉल्ट जैसे आपका NaCl, जैसे आपका MgCl2, जैसे एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो इसमें प्लस माइनस, +2 - 2 ऐसे है। तो कैटायनिक चार्ज देख लो 1 है, एनायनिक चार्ज देख लो 1 है। यहाँ पे कैटायनिक चार्ज देख लो 2 है, एनायनिक चार्ज देख लो 2 है। तो दोनों में से किसी एक को पकड़ लो और वहां से एन फैक्टर आपका मिल जाएगा। तो जनरली हम लोग यही कहते हैं,
जनरली हम लोग यही कहते हैं। कहीं कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको बताऊंगा, कहीं कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, इतना नोट करिए। अब आते हैं नॉर्मेलिटी पे। कौन सा नंबर था? 9। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि रहेगा आपका लीटर में, जो कि रहेगा आपका लीटर में। सर ये इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट आपका मोल के बराबर ही होता है, मोल के बराबर ही होता है, बस यहाँ पे आपको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि HCl और NaCl, HCl और NaOH आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो वहां से जो भी n फैक्टर निकलेगा उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट निकल आएगा। सर इसकी जरूरत क्या पड़ी है इक्विवेलेंट की? देखिए आगे आपको मैं समझाऊंगा। इक्विवेलेंट हमारी कैलकुलेशन इजी करता है। क्या करता है? कैलकुलेशन इजी करता है, इजी करता है। कैसे इजी करता है? कैसे इजी करता है? ये हमको रिजल्ट दे देता है, समटाइम्स हमको ये रिजल्ट दे देता है विदाउट फाइंडिंग मोल्स, विदाउट फाइंडिंग मोल्स, विदाउट फाइंडिंग मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मोल्स ऑफ सब्सटेंस। कभी कभी सब्सटेंस के मोल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है और इक्विवेलेंट हमको निकाल के दे देता है। क्या इक्विवेलेंट हमको निकाल के दे देता है? कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म हमको निकाल के दे देता है, हमको कंपोजिशन बता देता है ना। तो इसमें और क्या चीजें हैं देखिए जरा। अभी जैसे तुमको n फैक्टर अगर निकालना हो तो इक्विवेलेंट, अच्छा रुको, इक्विवेलेंट वेट जो होगा तुम्हारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस जो होगा तुम्हारा वो होगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस आपस डिनोमिनेटर में n फैक्टर, डिनोमिनेटर में n फैक्टर। जैसे H2SO4 का मैं n फैक्टर अगर 2 है तो इक्विवेलेंट मास अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे 98/2 जो कि होगा 49, जो कि होगा 49। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98/2 और उसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकल जाएगा? 49। कितना निकल जाएगा? 49। अच्छा अगर किसी ने कह दिया तुम्हारे पास 10 नॉर्मल सॉल्यूशन है, 10 नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये होता है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है, आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपके पास 10 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हैं, ऑफ सॉल्यूट हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा नॉर्मेलिटी को हम लोग, नॉर्मेलिटी को हम लोग n इंटू मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, n इंटू मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट में है क्या भाई, n एक्स्ट्रा लगा है और सब तो वही था, और सब तो वही था, है ना, और सब तो वही था, n एक्स्ट्रा लगा है। तो n फैक्टर आपको निकालना मैंने बता दिया, नॉर्मेलिटी तक मैंने समझा दिया है, 2 बच गए, स्ट्रेंथ बच गया है और मोल फ्रैक्शन। इसको अगली क्लास में करवा देंगे, इसको अगली क्लास में करवा देंगे। इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा। तो आज की क्लास बेटा यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप आते रहोगे। आज थोड़ा सा थके हुए हैं, कुछ गलत क्या समझता है यार, सब दिमाग में भूसा भरा हुआ है भाई। थोड़ा भगवान भगवान का नाम लिया करो यार, भगवान का नाम लिया करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सब बच्चे मैसेज हमको ये करते हैं कि सर क्या गर्लफ्रेंड बना के मैं पढ़ सकता हूँ, और लड़कियों को तो न ज़्यादा नहीं बोल पाती, क्योंकि भाई सर के सामने नहीं बोल पाएंगी, मैम होती तो शायद उनसे वो ज़्यादा बोल पाती है ना। लड़के हमसे ज़्यादा बोल लेते हैं कि सर गर्लफ्रेंड बना के पढ़ लूँगा क्या। भाई क्या चाहते हो, मतलब कि वैरागी भी बनना चाहते हो और
दुनियादारी भी करना चाहते हो, या तो तपस्या कर लो, या तो दुनियादारी निभा लो। दुनियादारी निभा लो, बड़ी मज़ा आती है उसमें। बहुत बहुत मज़े मिलते हैं। इतनी मज़ा होती है ना बेटा, इतनी मज़ा होती है दुनियादारी निभाने में, मज़ा आ जाएगी, मज़ा आ जाएगी। मज़ा आ जाएगी भाई। भाई तुम हमारे कहने से नहीं सीखोगे, तुम जब तक खुद नहीं झेलोगे, तब तक तुमको मज़ा नहीं आएगी, तब तक तुमको मज़ा नहीं आएगी। तो मेरा भाई, छोटा मेरा भाई बाहर बैठ के भौंक रहा है, उसको लगता है कि मैं अंदर क्या करने चला गया। अंदर मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, बाहर से वो चिल्लाता रहता है। उसको समझ में आ जाएगा कुछ दिनों में कि ये पागल आदमी है और अकेले कमरे में जाके चिल्लाता है, उसको उसको डर लगता है मेरे से। कहता है भाई ये अकेले कमरे में आके चिल्ला रहा है भैया, उसको क्या पता कि मोबाइल के सामने चिल्लाना भी होता है कुछ, है ना? तो आते रहिएगा, लेक्चर्स को पढ़ते रहिएगा, आते रहिएगा, आते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।